Assalamu alaikum. We are going to start a new chapter today, that is coordination compounds, where we will be discussing about the types of salts and definitions of some important terms. Coordination compounds, very important chapter again. In the theory part, you will be getting 6 marks questions. Okay, दो क्वेश्चन आएंगे पार्ट सी में, 3 marks each. तो इस चैप्टर में आप अलग अलग पहले तो टर्म्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, बाद में नोमेनक्लेचर पार्ट है. Then you are having some theories which will explain how the formation of coordination compounds takes place and the different properties of coordination compounds. Now this coordination compounds actually belongs to inorganic chemistry. We commonly call this branch as a coordination chemistry. Nearly 75% of inorganic chemistry is nothing but made up of coordination compounds and we call it as coordination chemistry. जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नियरली 75% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही होते हैं वो, और अलग अलग फील्ड्स में इन्वॉल्व है. दे आर अवेलेबल नेचुरली एज वेल एज दे आर प्रिपेयर्ड ऑल्सो. अब जैसे कि एग्जाम्पल क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज ए मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हीमोग्लोबिन आयरन कॉम्प्लेक्स है. विटामिन B12 जिसको हम सायनो कोबालामाइन बोलते हैं, इट इज़ ए कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स. In metallurgy, we have gone through Mond's process where we treat nickel with carbon monoxide. There you will get tetracarbonyl nickel. तो इस तरह के आसपास में हम जितने भी हम कंपाउंड्स वगैरह केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही होते हैं, जिसका यूजेस भी बहुत है, प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ही इंडस्ट्रियल वे में बहुत यूज़फुल होते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. लेट्स बिगिन फर्स्ट विथ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद में थियरीज पढ़ेंगे. First we'll discuss which are the different types of compounds or salts present, how we classify the salts. Now first, simple salt. Now we know that salt will be formed whenever acid reacts with a base. जब भी कोई acid base के साथ react होता है आपको salt and water product के तौर पे मिलते हैं. You will be getting salt and water as the products. अब कॉम्बिनेशन हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस, वीक एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस, वीक एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस. इस तरह का 4 टाइप में कॉम्बिनेशन होता है, आपको सॉल्ट मिल जाता है बहरहाल. लेकिन उस सॉल्ट में एक पार्ट होता है कैटायोनिक पार्ट और दूसरा पार्ट होता है एनायोनिक पार्ट. यानी कि एक पार्ट आता है एसिड के ज़रिए से और दूसरा पार्ट आता है बेस के ज़रिए से. जो एसिड पार्ट होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और जो बेस का पार्ट आता है वो पॉजिटिवली चार्ज. यानी कि अनायन जो रहेगा वो एसिड रेडिकल बोलते हैं उसे, और कैटायन जो रहेगा उसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं. रेडिकल मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज. Electrically charged species, they are called as radicals. Either they carry positive charge or negative charge. सिंपल वर्ड्स में आयॉन्स को हम रेडिकल्स का वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, सॉल्ट्स में हम आयॉन को आप रेडिकल बोलेंगे. अभी रेडिकल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल रेडिकल और दूसरा होता है कंपाउंड रेडिकल. सिंपल रेडिकल का मतलब होता है इट इज अ रेडिकल मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम. जैसे कि Na प्लस, Cl माइनस, Mg2 प्लस. यानी कि एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट है, एक ही पर्टिकुलर एटम का ही आयन वहाँ पे है. उस वैसे टाइप के आयन्स को हम बोलते हैं सिंपल रेडिकल्स. Compound radicals are those electrically charged species which are made up of more than one atom. उस आयन में एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, जैसे कि NH4 प्लस अमोनियम आयन या फिर अमोनियम रेडिकल जिसमें नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है, NH4 प्लस. सल्फेट आयन या फिर सल्फेट रेडिकल SO4 2 माइनस. तो अगर एक ही एटम का आयन यानी कि मोनो एटमिक आयन्स हैं तो मोनो एटमिक आयन्स को हम बोलते हैं सिंपल रेडिकल्स. पॉली एटमिक आयन्स को हम बोलते हैं कंपाउंड रेडिकल्स. तो सॉल्ट्स में सिंपल रेडिकल्स आते हैं या फिर कंपाउंड रेडिकल भी आ सकते हैं, राइट. सो सॉल्ट कैन बी कंपोज्ड ऑफ आइदर सिंपल रेडिकल्स, ओनली सिंपल रेडिकल्स, और बोथ कंपाउंड रेडिकल्स, और वन सिंपल वन कंपाउंड. कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है. Only the thing is they will contain both acid as well as basic radical.
आपको ऐसा सॉल्ट नहीं मिलेगा जहाँ पे सिर्फ एसिड रेडिकल है, या कोई ऐसा सॉल्ट नहीं मिलेगा सिर्फ बेसिक रेडिकल। हर सॉल्ट में एसिड रेडिकल भी रहेगा, बेसिक रेडिकल भी रहेगा। अब देखते हैं सॉल्ट्स को हम पहले ये नंबर ऑफ एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं सिंपल सॉल्ट्स। Simple salts are those salts which contain one acid radical and one basic radical, or one type of acid radical and one type of basic radical. वैसे salts को हम बोलेंगे simple salts. They are composed of an acid radical and a basic radical. तो जैसे कि सोडियम क्लोराइड अगर आप लेंगे तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के कॉम्बिनेशन से। इसमें जो कैटायन है Na प्लस है, इसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और आनायन जो है Cl माइनस, इसको हम बोलते हैं एसिड रेडिकल। तो जो भी सॉल्ट्स जिसमें एक बेसिक रेडिकल है और एक एसिड रेडिकल है, वैसे टाइप के सॉल्ट्स को हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट्स, या फिर वन टाइप ऑफ एसिड रेडिकल एंड वन टाइप ऑफ बेसिक रेडिकल। क्वांटिटी कितनी भी रहने दो, एक ही टाइप का एसिड रेडिकल होना है और एक ही टाइप का बेसिक रेडिकल होना है, वैसे सॉल्ट्स को हम बोलेंगे सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स आर दोज विच कंटेन one type of acid radical and one type of basic radical which ionizes into its constituent ions in aqueous solution. वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में वो डिसोसिएट हो जाता है। अब जैसे कि MgSO4 को आप वाटर में डिसॉल्व करो, आपको मिलता है Mg2+, और एक आयन कौन सा मिलेगा आपको, SO4 2-। बेसिक रेडिकल कैटायन, ये एसिड रेडिकल आनायन। आनायंस को एसिड रेडिकल बोलेंगे, कैटायन को हम बेसिक रेडिकल बोलेंगे। एक एसिड रेडिकल मिल गया और एक बेसिक रेडिकल मिल गया। ये सिंपल रेडिकल है क्योंकि एक ही एटम है इसमें, और इसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड रेडिकल क्योंकि एक से ज्यादा एटम्स इसके अंदर है। बहरहाल यहाँ पर आपको देखना है क्या, एक ही टाइप का एसिड रेडिकल और एक ही टाइप का बेसिक रेडिकल आपको मिलना है। क्वांटिटी कितनी भी रहने दो, वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ आनायन। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल अल्यूमिनियम सल्फेट है। अल्यूमिनियम सल्फेट अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, आपको जो है इस सॉल्ट के कंपोजिशन के हिसाब से 2 moles of aluminum ions you will get, 2Al3+। रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू वन टाइप, दो अल्यूमिनियम आयन मिल रहे हैं लेकिन दोनों भी Al3+ ही है, कोई दूसरा मैग्नीशियम यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, और बोथ द अल्यूमिनियम आयन्स आर ओनली प्रेजेंट हियर एंड द अदर 3 सल्फेट आयन्स। डेफिनेशन को समझो, यहाँ पर क्वांटिटी के ऊपर यहाँ पे कुछ भी फोकस नहीं हो रहा है, टाइप के ऊपर फोकस हो रहा है। तीनों सल्फेट ही है और यहाँ पे दोनों अल्यूमिनियम ही है, तो वन टाइप ऑफ एसिड रेडिकल, वन टाइप ऑफ बेसिक रेडिकल। सो सच सॉल्ट्स वी कॉल देम एज सिंपल सॉल्ट्स, राइट। अब ये सिंपल सॉल्ट्स की स्पेशलिटी ये है कि इनको डिसॉल्व करने के बाद, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, आप आसानी से वो पर्टिकुलर सॉल्ट का कंपोजिशन क्या है सूटेबल क्वालिटेटिव एनालिसिस के रिएक्शंस परफॉर्म करके डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब सपोज सोडियम क्लोराइड है, आपको सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन दिया गया है, आपको पता करना है कि उसमें सोडियम आयन है या नहीं, क्लोराइड आयन है या नहीं, आप कोई भी सिंपल क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि लेबोरेटरी में क्लोराइड आयन को आपको टेस्ट करना है तो हम परफॉर्म करते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इस सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करो, कर्डी व्हाइट पीपीटी आया तो समझ जाना सोल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। सोडियम के लिए भी पोटेशियम पायरो एंटीमनेट सोल्यूशन इसमें ऐड करो, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तब समझ जाना कि उसमें सोडियम आयन है। या फिर सोडियम क्लोराइड का जो है आप फ्लेम टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, हीट करने के बाद गोल्डन येलो फ्लेम आया तो समझ जाना सोडियम आयन इस सॉल्ट के अंदर है। यानी कि उन आयन्स की आइडेंटिटी सॉलिड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी, उनके एक्वियस फॉर्म में भी मिल जाएगी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सोल्यूशन में है या नहीं कंफर्म करना है तो आप इसमें NaOH ऐड करो, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। सल्फेट है या नहीं कंफर्म करना है तो आप इसमें बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करो तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये ऑलरेडी हम
क्वालिटेटिव एनालिसिस में परफॉर्म करें टेस्ट, टेस्ट कंफर्मिटी टेस्ट फॉर सल्फेट, यू परफॉर्म बेरियम क्लोराइड टेस्ट, solution of salt plus BaCl2, you will get white PPT. एल्यूमिनियम का टेस्ट करना है, फिर से NaOH या पूरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो, व्हाइट जेलाटिनस पीपीटी आ जाता है, राइट? मतलब ये आयॉन्स डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में डिसॉल्व करने के, ये सॉल्ट्स जो है डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में डिसॉल्व करने के बाद। इससे आपको जो है इवन सॉलिड फॉर्म में रहने दो या फिर एक्वियस फॉर्म में रहने दो, इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, डबल सॉल्ट्स। Double salts you will get when you mix these simple salts in suitable proportions. ये सिंपल सॉल्ट्स, दो अलग अलग सिंपल सॉल्ट्स लेके आप मिक्स करेंगे सुटेबल प्रपोर्शन में, आपको डबल सॉल्ट मिल जाएगा। Means in double salts what happens is these are the salts which contain more than one type of acid radical or basic radical. ये ऐसे salts है जहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के एसिड रेडिकल तो हो सकते हैं या फिर बेसिक रेडिकल तो हो सकते हैं। They contain more than one type of acid radical or basic radical. They also ionize in constituent ions in aqueous solution. जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी completely ionize हो जाते हैं and they also will show their identity. आराम से आप क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करके इंडिविजुअल आयन का प्रेजेंस मालूम कर सकते हैं। अब जैसे कि डबल सॉल्ट्स में मोर्स सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको हम बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। उसका कमर्शियल नेम या ऑफिशियल नेम जो है मोर्स सॉल्ट है। FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। इस सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करो, वाटर में ये डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्ट, Fe2+ आयन प्रोड्यूस करेगा, अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। ओवरऑल सॉल्ट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो यहाँ पे 3 आयॉन्स आपको मिलेंगे, 2 कैटायन है और एक आनायन है, फेरस आयन, अमोनियम आयन एंड सल्फेट आयन। So these are the ions you will get upon dissolving this more salt in water. Means you are getting more than one type of basic radical here. You can see more than one type of basic radical and one acid radical. तो जिस salts को dissolve करने के बाद एक से ज़्यादा टाइप के acid radical या फिर basic radical मिल जाते हैं, वैसे salts को हम बोलते हैं double salts. अब इनकी भी स्पेशलिटी वैसे ही है जैसे सिंपल सॉल्ट्स के, इनको भी वाटर में डिसॉल्व करो, हर एक आयन की आप आइडेंटिटी मालूम कर सकते हैं, कौन से आयन सोल्यूशन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फेरस आयन सोल्यूशन में है या नहीं कंफर्म करना है, तो इसमें भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो, डर्टी ग्रीन कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अगर ये फेरिक भी बन गया तो ब्राउन कलर्ड पीपीटी आ जाएगा। अमोनियम आयन है या नहीं कंफर्म करना है तो हम नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट कंफर्मिटी टेस्ट फॉर अमोनियम रेडिकल है। तो जैसे ही नेस्लर्स रिएजेंट ऐड करेंगे सोल्यूशन में, ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट आ जाएगा। फिर से सल्फेट है, सल्फेट का डिटेक्शन करना है तो आप बेरियम क्लोराइड ऐड करो। तो जो भी केमिकल रिएजेंट उसके डिटेक्शन में यूज होते हैं, अगर आप ऐड करेंगे तो आपको उसके करेक्ट रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, बिकॉज दिस सॉल्ट दे when they are dissolved in water they completely ionize and produce individual ions. पोटाश एलम यानी कि पिटकड़ी, जो हम वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, कोएगुलेशन ऑफ वाटर, मडी वाटर टेक्स प्लेस, उसका कंपोजिशन है K2SO4 Al2SO4 टेकन थ्राइस 24H2O। इसको भी अगर आप वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो आपको पोटेशियम आयन मिलता है, एल्यूमिनियम आयन्स मिलते हैं। According to the composition you will be getting 2 aluminum ions, Al2 है, so you will be getting 2 aluminum ions. I will write only one now here, Al3+, और एक जो आयन रहता है सल्फेट आयन SO4 2-। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपको ये 3 आयन मिलेंगे। फिर से हम देख सकते हैं K+, Al3+, 2 कैटायन मिल रहे हैं, यानी कि 2 बेसिक रेडिकल आपको मिल रहे हैं। So again the salt can be called as a double salt because it is producing more than one type of basic radical, right? या तो एसिड रेडिकल एक से ज़्यादा होना है या फिर बेसिक रेडिकल एक से ज़्यादा होना है,
खासकर सॉल्ट्स में ज़्यादातर बेसिक रेडिकल ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, राइट। अब पोटेशियम आयन का डिटेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। एक है पिक्रिक एसिड टेस्ट, जिससे आपको येलो कलर पीपीटी आया तो समझ जाना उसके अंदर पोटेशियम आयन है। एल्यूमिनियम आयन का डिटेक्शन सेम, NaOH ऐड करो या NH4OH ऐड करो, वाइट जेलाटिनस पीपीटी आ जाएगा। सल्फेट का वही बेरियम क्लोराइड टेस्ट, यू विल गेट वाइट प्रेसिपिटेट, राइट। तो इस तरह इंडिविजुअल आयन का डिटेक्शन आप कर सकते हैं। कार्नालाइट, ये भी एक डबल सॉल्ट है जिसको डिसॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा K+, Mg2+ और Cl-। K+ का डिटेक्शन सेम पिक्रिक एसिड टेस्ट से कर सकते हैं। Mg2+ का NaOH ऐड करो, व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। क्लोराइड का टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करो। यहाँ पे डिस्कशन का मतलब ये है कि ये सिंपल सॉल्ट्स और डबल सॉल्ट्स की स्पेशलिटी ये है कि दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, मीन्स उनकी आइडेंटिटी आप सोल्यूशन में भी मालूम कर सकते हैं या सॉलिड फॉर्म में भी उनका कंपोजिशन आप मालूम कर सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में तो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट रहता है, पूरा अरेंज्ड आयोनिक कैटायन एंड अनायन दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, लेकिन सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट होने के बाद आइडेंटिटी उनकी आसानी से आपको पता चलती है, लेकिन जब हम आगे और एक जो कैटेगरी है सॉल्ट्स की वो पढ़ेंगे वहाँ पे कुछ अलग ही है, देखते हैं। So overall, in both simple and double salts, individual cations and anions, that is basic radical and acid radical, can be detected by different qualitative analysis methods. ये दोनों भी कैटेगरी में आयोनिक बॉन्ड रहेगा। They are all having interionic force of attraction between cations and anions. थर्ड कैटेगरी आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Now, these are the compounds where central metal atom is coordinately bonded with definite number of electron donating species called ligands through coordinate bonds. Or these are the salts which contain at least one complex ion. इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। These are the salts which contain at least one complex ion. अब ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? इट इज आयन वेयर सेंट्रल मेटल एटम इज कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज कॉल्ड लिगैंड्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन का ही पार्ट डिफाइन किया गया है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर सिंपल वर्ड्स में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन। They contain complex part which may be an ion or a neutral species. In aqueous solution, the complex ion separates from the other ion. अब जैसे कि एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल बोलता हूँ, बाद में इसकी स्पेशलिटी क्या है, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम सिंपल एंड डबल। लेट्स सी, ये है क्यूप्रमोनियम सल्फेट, इसको हम बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्यूप्रमोनियम सल्फेट। ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये है टेट्रा कार्बोनिल निकल। ये पूरे कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स हम सिंपल सॉल्ट्स या डबल सॉल्ट्स को सूटेबल प्रोपोर्शंस में, प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर साइक्योमेट्री में मिक्स करने के बाद मिल जाते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लो, सिंपल सॉल्ट है, उसमें अमोनिया मिक्स कर दो, आपको ये क्यूप्रमोनियम सल्फेट कंपाउंड मिलेगा। सोडियम या पोटेशियम साइनाइड ले लो, पोटेशियम साइनाइड को आप फेरस साइनाइड के साथ मिक्स कर दो तो आपको ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंपाउंड मिल जाएगा। लाइक दिस दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सिंपल सॉल्ट्स और डबल सॉल्ट्स इन प्रॉपर प्रपोर्शंस। लेकिन कंडीशन है, पूरे सिंपल सॉल्ट्स मिक्स करने के बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलना बोल के ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है तभी जो है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि उन सिंपल सॉल्ट्स या डबल सॉल्ट्स में ऐसे स्पीशीज रहना है जिसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी रहना है। दे शुड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट होने के बाद या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करने के बाद, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इफ आई
talk about first what do you mean by coordinate bond. Coordinate bond का मतलब क्या है? Coordinate bond is a type of covalent bond where the shared pair belongs to only one species. Coordinate bond कब फॉर्म होता है? सपोज ये एक मेटल है या फिर कोई एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। अब ये स्पीशीज जो है स्टेबल हो चुके हैं, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि लॉस एंड गेन होने के बाद ये स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन इसके पास जैसे कि ये स्पीशीज सपोज स्टेबल हो गया, मैं कंसिडर करता हूँ इट हैज़ रीच्ड ऑक्टेट। ऑक्टेट रीच होने के बाद यानी कि अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करके स्टेबल हो चुका है। इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर। अब इसको दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये एटम क्या करता है, ये स्पीशीज क्या करता है, अपना ये लोन पेयर ये एलिमेंट या ये एटम को शेयर करने के लिए अलाउ करता है, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, राइट। तो जब ये डोनेट करेगा दोनों के बीच में फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, नो डाउट। हम बोलते वक्त जो है डिफाइन करते वक्त डोनेट बोल के बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स शेयर ही होते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर डिफरेंस ये है कि कोवालेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर होता है दोनों एटम्स का होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर आएगा सिर्फ एक ही स्पीशीज का रहता है। तो ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, एंड दे आर कॉल्ड एज लिगैंड्स। इनको हम बोलते हैं लिगैंड्स और लाइगेंड्स, कैसा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लिगैंड्स और लाइगेंड्स। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज कोई मेटल आटम के साथ या फिर कोई मेटल आटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। और वैसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अब यहाँ पे आपको वही पढ़ना है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जहाँ पे ये अमोनिया कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, ये साइनाइड आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये कार्बोनिल निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट या फिर कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स विच कंटेन एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन और वन कॉम्प्लेक्स पार्ट। कम से कम एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होना जरूरी है, तभी आप उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। सी हियर नाउ, अब ये क्यूप्रामोनियम सल्फेट है, इसको वाटर में डिसॉल्व करो। देखो वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व करने के बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ये एज इट इज रहेगा, ये एक पूरा आयन की तरह एक्ट करता है। कॉपर इट इज बॉन्डेड विथ 4 अमोनिया मॉलिक्यूल, इट एक्ट्स एज वन पार्ट, और ब्रैकेट के बाहर जो सल्फेट पार्ट था वो आयोनाइज हो जाता है। मतलब सिंपल सॉल्ट्स और डबल सॉल्ट्स में क्या हो गया था, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से पूरे के पूरे अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट पार्ट में जो स्पीशीज है ब्रैकेट में ही रहेंगे, वो पूरा एक आयन की तरह एक्ट करेगा। ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट है वो ही आयोनाइज हो जाता है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, मीन्स अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर दे प्रोड्यूस ए कॉम्प्लेक्स आयन एंड ए काउंटर आयन, यानी कि बैलेंसिंग आयन को हम बोलेंगे काउंटर आयन। इसके ऊपर जो भी चार्ज है उसको बैलेंस करने वाला आयन -2 है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो सिर्फ यही अलग हो जाता है क्योंकि ये ब्रैकेट पार्ट और इसके बीच में आयोनिक नेचर होगा, और ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्पीशीज है, ये मेटल आटम और ये जो स्पीशीज है इनके बीच में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि डिसोसिएट नहीं होगा। इट डज नॉट डिसोसिएट बिकॉज it is a type of covalent bond. Covalent bonds do not dissociate. Only ionic charactered species will be dissociating. तो यहाँ पे upon dissolving these complex compounds in water, you will get always a complex ion along with some other ions. अब यहाँ पे आपको सपोज सोल्यूशन बना लिए इस कंपाउंड का, आपको कॉपर का प्रेजेंस डिटेक्ट करना है, कॉपर का डिटेक्शन करना चाह रहे हैं आप, HCl या H2S गैस पास करके कॉपर का डिटेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे HCl वगैरह ऐड करने के बाद या फिर सल्फ H2S गैस पास करने के बाद एसिडिफाइड सोल्यूशन में H2S गैस पास करने के बाद अगर प्रेसिपिटेट आया तो समझ जाना कॉपर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, मीन्स यू विल नॉट गेट एनी प्रॉपर रिजल्ट।
मतलब कॉपर अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएगा, इट विल नॉट शो इट्स आइडेंटिटी बिकॉज इट इज नॉट कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड विथ अमोनिया। अब जैसे कि नेस्लर्स रिएजेंट ऐड करेंगे तो आपको ब्राउन कलर टीपीटी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये अमोनिया कॉपर के साथ एसोसिएटेड है। फ्री रहा, अगर फ्री फॉर्म में आयोनिक फॉर्म में रहता तो आपको ब्राउन टीपीटी मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में है। ये खुद एक आयोन की तरह एक्ट कर रहा है, ये पूरा स्पीशीज एक आयोन की तरह एक्ट करता है। उसके लिए आपको स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। सल्फेट का डिटेक्शन कर सकते हैं आप, बेरियम क्लोराइड ऐड करो व्हाइट पीपीटी आएगा, लेकिन अलग से कॉपर का डिटेक्शन, अमोनिया का डिटेक्शन करना डिफिकल्ट है बिकॉज दिस एग्जिस्ट इन वन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, when you dissolve it in water you will get potassium ion and you will get ferrocyanide ion, एक complex ion जहाँ पे आयरन साइनाइड आयोन्स के साथ कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड है। पोटेशियम का डिटेक्शन आप कर सकते हैं क्योंकि ये आयोनाइज हो चुका है, इसको आप पिक्रिक एसिड ऐड करो या फिर इसका फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करो, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस सोल्यूशन में जैसा हम फेरस का NaOH ऐड करने के बाद डर्टी ग्रीन पीपीटी आता है, अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो उतने करेक्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। उसी तरह साइनाइड का भी डिटेक्शन आप परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे कि पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, ये साइनाइड्स जो होते हैं बहुत ही पॉइजनस होते हैं, दे आर वेरी पॉइजनस, हाईली पॉइजनस, इवन यू कांट टेल द टेस्ट ऑफ दोज केमिकल्स। पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड का टेस्ट क्या है अगर पूछें, आप टेस्ट करके बोलेंगे उसका टेस्ट क्या है बोल के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका डेथ हो जाएगा, दे आर हाईली पॉइजनस। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड में इसका पॉइजनस कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है, इट इज़ लेस पॉइजनस। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेस्ट करना है, आप टेस्ट मत कीजिए। ये जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए होते हैं, टेस्ट करने के लिए नहीं होते, राइट। मतलब यहाँ पे बोलने का ये है कि पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, KCN NaCN। वाटर में डिजोल्व करो K प्लस CN माइनस मिलता है, या फिर NaCN डिजोल्व करें तो Na प्लस CN माइनस मिलता है, अलग अलग आयोन्स हो जाते हैं। लेकिन ये कंपाउंड वाटर में डिजोल्व करने के बाद आपको सिर्फ पोटेशियम आयोन मिल रहे हैं और फेरोसाइनाइड आयोन मिल रहे हैं, दोनों भी फ्री नहीं है, एक से एक जुड़े हुए हैं, दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर। तो इससे क्या होता है, आयरन की भी आइडेंटिटी आपको नहीं मिलेगी, साइनाइड का भी आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, they are coordinately bonded with each other, right? So such ions which are mentioned in square brackets, they are complex ions. ये complex anion है और ये complex cation है, right? So salts which contain at least one complex ion are called as complex salts. So in complex salts, each individual ion cannot be detected by qualitative methods since complex part do not ionize. तो यहाँ पे मेन पार्ट, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की ओर। पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन से सब पार्ट्स है, क्योंकि ये याद होना ज़रूरी है, इसको मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर अंडरस्टैंड करने के लिए। जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें कॉमनली दो पार्ट आते हैं। ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो भी होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर। यहाँ पे ब्रैकेट पार्ट जितना भी है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर। मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, पूरे कंपाउंड को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। इट इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेयर सेंट्रल मेटल आटम और आयन is coordinately bonded to electron donating species called ligands. ये कॉम्प्लेक्स का ऐसा हिस्सा है जहां पे सेंट्रल मेटल आटम या आयन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, जिसको हम लिगैंड्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड है, यानी कि दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। तो इस पूरे पार्ट को हम कॉम्प्लेक्स के इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। अब इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर में ये रेड में जो बताया हूँ कॉपर है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आटम और आयन। मेटल आटम नहीं बोलेंगे, उसको हम और एक वर्ड अटैच कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल आटम और आयन। क्यों बोलते हैं आगे बोलता हूँ। यहाँ पे ये जो मेटल आटम कंपल्सरीली
एक मेटल आटम होता है और ये मेटल आटम खासकर डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है. They are commonly transition elements because transition elements and actinoids have the ability to form complexes. ये D block चैप्टर में हम पढ़े हैं. Transition elements they form complexes due to they provide vacant d orbital, they show variable oxidation state and they are having high polarizing power. ये तीन रीजन है जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. क्या है रीजंस? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे प्रोवाइड वेकेंट डी ऑर्बिटल एंड द अदर वन इज दे आर हैविंग हाई पोलराइजिंग पावर, यानी कि चार्ज बाय साइज रेशियो बहुत ज़्यादा होता है जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स में ले लो, कॉम्प्लेक्स में भी दो टाइप है, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस. अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम सिर्फ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे एक मेटल आटम आएगा. अब वो मेटल आटम एटॉमिक फॉर्म में रहेगा यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में या फिर आयोनिक फॉर्म में रहेगा. उसको हम शॉर्टकट में CMI बोल के आगे यूज करते जाएंगे. आपको पूरा ही लिखना रहता है सेंट्रल मेटल आटम और आयन, बट इन शॉर्टकट वी विल बी डिस्कसिंग एज CMI, सेंट्रल मेटल आटम और आयन. अब इस मेटल आटम के साथ अटैच होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज. इस मेटल आटम के साथ कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज. यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज इनको हम बोलते हैं लिगैंड्स. लिगैंड्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज विच डोनेट one or more lone pair of electrons to the central metal atom. Ligands donate one or more lone pair of electrons to the central metal atom, right? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज के पास ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी होती है क्योंकि उनके पास लोन पेयर. अब ये लिगैंड्स याद रखो नेगेटिव आयन भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है या फिर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है. इट कैन बी एनी स्पीशीज, इट कैन बी ए नेगेटिव आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और पॉजिटिव आयन. खासकर कॉम्प्लेक्सेस में नेगेटिव आयन्स आते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो लिगैंड नहीं कहलाएगा. लिगैंड आप उस स्पीशीज को बोलेंगे जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कम से कम एक लोन पेयर तो होना जरूरी है, तभी आप उसे लिगैंड बोलेंगे, राइट? अब जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे 4 अमोनिया मॉलिक्यूल अपना एक एक लोन पेयर कॉपर को डोनेट करके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. एक अमोनिया मॉलिक्यूल से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, वैसे कितने हैं यहाँ पर? 4, राइट? तो इसको हम बोलते हैं लिगैंड. लिगैंड्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज विच डोनेट one or more electron pair to the central metal atom. यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हो रहा है? मेटल आटम और लिगैंड्स के बीच में. दैट इज नथिंग बट वी कॉल इट एज चार्ज ट्रांसफर. स्पेक्ट्रम में हम पढ़ रहे थे मेटल टू लिगैंड ट्रांसफर होता है चार्ज या फिर लिगैंड टू मेटल होता है. यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लिगैंड इज फॉर्मिंग a कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल, राइट? अब लेविस कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम. लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, acid is a substance which accepts electron pairs, base is a substance which donates electron pair. तो बेस ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है और एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है. तो कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब फॉर्म होता है, एक लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में ही फॉर्म होता है, क्योंकि लेविस बेस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है. तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ए लेविस बेस एंड ए लेविस एसिड. तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आटम और आयन को आप बोलेंगे लेविस एसिड बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और ये लिगैंड्स को हम बोलेंगे लेविस बेसेस बिकॉज दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट? अब यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट? दिस नंबर वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि ये नंबर ऑफ लिगैंड्स है.
इसको यहाँ पे हम नेम देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी पढ़े हैं, वो डिफाइन अलग वे में करते हैं, इसको हम डिफाइन अलग में करते हैं। अगर इन केस आपको डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछते हैं तो आपको पर्टिकुलर स्पेसिफाई करके देंगे। In solids, how you define coordination number, or in coordination compounds, how you define coordination number. So in coordination compounds, coordination number is nothing but it is the number of coordinate bonds formed by the ligand. Right? क्या है coordination number? It is the number of coordinate bonds formed by the ligand. एक लिगैंड जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म करता है उतने बॉन्ड्स को अगर आप काउंट करेंगे उस नंबर को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इस मेटल आटम का हो जाएगा 6, यानी कि इसके साथ कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, 6 बॉन्ड्स फॉर्म हो जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय द लिगैंड्स इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका आगे डिस्कशन और करेंगे। अब इतना पार्ट हो गया। अब ये जो बाहर वाला पार्ट है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये काउंटर आयन होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में नहीं भी रहते हैं। इस काउंटर आयन को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर और सिंपली काउंटर आयन। द पार्ट आउटसाइड द ब्रैकेट, द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन। मतलब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट सेपरेट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, सोल्यूशन में फ्लो हो जाता है, इट विल मूव अवे, इट विल डिसोसिएट इन द सोल्यूशन। अब ये आयोनाइजेशन स्फीयर अनायोनिक फॉर्म में हो सकता है, यानी कि अनायोन नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है या फिर पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, राइट। सो काउंटर आयन कैन बी ए नेगेटिवली चार्ज आयन और ए पॉजिटिवली चार्ज आयन, right? So in this way we divide the complex compounds, coordination compounds, first of all in two parts. In that two parts, one part is coordination sphere, the other part is ionization sphere. In coordination sphere we are having again two parts, one is central metal atom or ion and the other one is ligand. अब पहले इन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करेंगे आयोनाइजेशन के बेसिस पर। आयोनाइज होने के बाद ये किस टाइप के आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये जो ब्रैकेट पार्ट जो होगा इसका चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा या नेगेटिवली चार्ज रहेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा। बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन वी डिवाइड दीज कॉम्प्लेक्सेस इनटू 3 टाइप्स, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Coordination compounds are of 3 types. Cationic complexes. These complexes ionize in solution to produce positively charged complex ion. And that positively charged complex ion we call it as complex cation. Simple words में, cationic complexes are those which produce complex cation when dissolved in water. ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। Cationic complexes are those which produce complex cation when dissolved in water. अब complex cation क्या है, positively charged complex ion is called as complex cation. अब ये एग्जाम्पल लेंगे, क्यूपरमोनियम सल्फेट का सिंपल एग्जाम्पल है। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपको क्यूपरमोनियम आयन मिलता है और ये SO4 आयन मिलता है। कैटायन अनायन तो मिलेंगे, यानी कि एक बेसिक रेडिकल और एक एसिड रेडिकल मिलेगा। यहाँ पे जो बेसिक रेडिकल रहता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। आपको कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर ही फोकस करना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो समझ जाना वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इफ यू गेट ए कॉम्प्लेक्स कैटायन अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर वी कॉल इट एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, राइट। डिसॉल्व करने के बाद अगर आपको कॉम्प्लेक्स कैटायन मिलता है, यानी कि ये ब्रैकेट पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो समझ जाना वो कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल है, जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं या फिर नेम लिखते हैं सॉल्ट्स का या कंपाउंड्स का, पहले फॉर्मूले में क्या आता है, सिंबल आता है कैटायन का या फिर नेम आता है कैटायन का।
अब जैसे कि एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते हैं, वी ऑलवेज कॉल सोडियम क्लोराइड। ये भी एक रूल है, फर्स्ट कैटायन को नेम देते हैं, बाद में अनायन को नेम देते हैं। फॉर्मूला भी लिखते वक्त पहले कैटायन का सिंबल आता है, बाद में अनायन का आता है। तो कोई भी सॉल्ट ले लो, पहला पार्ट कभी भी होता है कैटायन, बाद वाला पार्ट जो होता है अनायन। तो यहाँ पे भी आपको उस तरह ही याद रखना है। यहाँ पे आपको देखना है ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज आता है। तो मतलब ब्रैकेट अगर पहले आ रहा है, ब्रैकेट पार्ट अगर पहले आ रहा है तो समझ जाना ये कैटायोनिक फॉर्म में होगा। यहाँ पे ब्रैकेट पार्ट पहले है, बाद में काउंटर आयन है, तो इसका मतलब ऐसे सॉल्ट्स कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये याद रखो, आप आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इजी है। ब्रैकेट पार्ट अगर पहले आ रहा है तो समझ जाना ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, राइट? बिकॉज फर्स्ट ऑलवेज कैटायन कम्स फर्स्ट देन अनायन। तो सल्फेट अनायन है तो उससे पहले वाला जो भी पार्ट है ये कैटायन है। ओके, so to identify cationic complex, a given complex is cationic or not, check the bracket position। ब्रैकेट पहले है, ब्रैकेट पार्ट पहले है तो समझ जाना वो cationic complex है। Anionic complex, these complexes ionize in solution to produce negatively charged complex ion called complex anion। सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, anionic complexes are those which produce complex anion when dissolved in water। Anionic complexes are those which produce complex anion when dissolved in water, right? अब complex anion क्या है बोले तो it is a negatively charged complex ion। negatively charged complex ion is called as complex anion। अब जैसे कि एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCl6, वाटर में डिसॉल्व करो, आपको 4 पोटेशियम आयन्स मिलेंगे K+, और ये फेरोसाइनाइड आयन मिलेगा FeCl6 4-। यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है तो ये कॉम्प्लेक्स आनायन है, और ये सॉल्ट से कॉम्प्लेक्स आनायन मिल रहा है तो आप इसे बोलेंगे अनायोनिक कॉम्प्लेक्स। अब अनायोनिक कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल, ब्रैकेट पार्ट बाद में आ रहा है तो समझ जाना बाद में क्या आता है, अनायन। तो ब्रैकेट पार्ट बाद में है तो समझ जाना ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैटायोनिक में कैसा रहता है, ब्रैकेट वाला पार्ट पहले आता है, अनायोनिक में ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में आता है, राइट? So here easily you can tell first part will be a cation, second part is anion। कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ पे दोनों भी ब्रैकेट पार्ट रहते हैं, तो दोनों भी ब्रैकेट पार्ट रहने के बाद पहला पार्ट होता है कैटायन, दूसरा पार्ट होता है अनायन, राइट? वो तो अलग कैटेगरी है। अब यहाँ पे लास्ट कैटेगरी को आते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। दीज कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट आयोनाइज इन सोल्यूशन। दीज कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट आयोनाइज इन सोल्यूशन, right? Those are called as neutral complexes। neutral complexes are those which do not ionize in solution। क्यों ionize नहीं होते हैं? क्योंकि इनमें ionization sphere ही नहीं रहेगा, they will not contain the counter ion, सिर्फ ब्रैकेट पार्ट रहेगा। तो जब ये ब्रैकेट पार्ट रहेगा इसको वाटर में डिसॉल्व करो, आयोनाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ इसी के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट पार्ट कभी आयोनाइज नहीं होता है। ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर या तो पहले या फिर बाद में जो स्पीशीज आते हैं वही आयोनाइज होते हैं, राइट? So these are all the different types of complexes based on their ionization process: cationic complex, anionic complex और neutral complexes। CET या नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार, आइडेंटिफाई द कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स और विच अमंग द फॉलोइंग इज कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनायोनिक और विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, सिर्फ ब्रैकेट पार्ट है तो न्यूट्रल, पहले ब्रैकेट पार्ट आ रहा है तो कैटायोनिक, ब्रैकेट पार्ट बाद में आ रहा है तो अनायोनिक, राइट?